ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई आदमी कितना ही नगण्य और निस्सहाय क्यों ना हो, फिर भी जिंदा रहने के लिए उसका अहम उसकी रक्षा करता है और उसका अवलंब बनता है। ये भीष्म साहनी ने ये बात कही है। पाकिस्तान पर मेहरबान मुद्रा कोष आईएमएफ को लेकर बातें हो रही हैं और आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था, उस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ राहत दी थी, तो उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई थी। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है। 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती है? चाइना से भी लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना तथा और आर्थिक संकट में फंसे देशों को सहायता प्रदान करना है। मगर जब यह आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को बार बार भारी कर देती है, तो इसकी निष्पक्षता, दीर्घकालिक रणनीति और उसकी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1900 कब हुई थी? 44 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें। भारत के स्पष्ट विरोध और वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की व्यापक पहचान के बावजूद मुद्रा कोष से पिछले दिनों उसे नया कर्ज मिलना इस बहस को और गहरा करता है। भारत ने मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक मंचों पर स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज कराया था कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों को बिना किसी उत्तरदायित्व के आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद पाकिस्तान को बार बार सहायता मिलना यह स्पष्ट संकेत है कि मुद्रा कोष की प्राथमिकताएं अब आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। पश्चिमी शक्तियों की भू राजनीतिक व्यवस्था पाकिस्तान को अस्थिर लेकिन उपयोगी मुहरा बनाए रखती है और भारत की चिंताओं को केवल क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता के चश्मे से देखा जाता है, जबकि ये चिंताएं वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। और पाकिस्तान की अवस्थिति ऐसी जगह है जहां आप देखते हैं कि सबके सामरिक हित जुड़े हुए हैं। यहां बैठकर आप देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों पर ध्यान रखा जा सकता है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि जो अमेरिका हो, चाहे आपके पश्चिम के देश हो, पाकिस्तान से गठजोड़ करने की कोशिश करते हैं। वैश्विक वित्तीय संस्थानों का उद्देश्य किसी भी देश को आर्थिक संकट से उबारना होता है, लेकिन जब ये संस्थान बार बार एक ही देश को मदद कर देते हैं और वह देश ना तो सुधार करता है ना ही पारदर्शिता दिखाता है, तब सवाल उठेंगी। मुद्रा कोष की शर्तें ना तो सार्वजनिक की जाती हैं और ना ही उनका पालन सुनिश्चित होता है और उसकी सहायता से पाकिस्तान अपनी सामाजिक योजनाओं के बजाय सैन्य खर्च, आतंकी संजाल को मजबूत करता रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ, पुलवामा और पहलगांव जैसे हमले तथा आईएसआई की गतिविधियां मुद्रा कोष की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित की गई सैन्य ताकत का दुष्परिणाम है। हैरानी है कि बार बार आर्थिक मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदतर हो रही है। ताजा सहायता राशि से पहले भी मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कई बार राहत पैकेज दिए हैं। पाकिस्तान को 1958 से लेकर 2024 तक मुद्रा कोष ने भारी भरकम सहायता दी है, पर ना तो यह देश अपनी वित्तीय संरचना सुधार पाया, ना ही आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगा सका। वहीं भारत ने मुद्रा कोष से वर्ष 1991 में संकट के समय एकमुश्त सहायता ली थी। उसके बाद देश की आर्थिक नीतियां और वैश्विक सहभागिता ने उसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बना दिया है। आज जब पड़ोसी मुल्क में महंगाई दर 30% के पार है, विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 2 महीने के आयात के लायक बचा है और पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक गिरावट का सामना कर रहा है, तब मुद्रा कोष की नरम नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है। 2023 में मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $3 अरब की राहत दी थी। उस समय पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख खो दी थी। तब देश में खाद्य वस्तुओं की भारी किल्लत थी और सैन्य खर्च कम करने के बजाय जनता पर कर बढ़ाए जा रहे थे। मुद्रा कोष ने जिन कथित शर्तों के साथ वह राशि दी, वे ना तो पारदर्शी थी, ना ही पाकिस्तान ने उनका अनुपालन सुनिश्चित किया। इसके बाद पाकिस्तान को हाल में उसने 8,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 अरब की सहायता ऐसे समय दी है जब वह न केवल दिवालिया हो चुका है, बल्कि पहलगांव आतंकी हमले में उसकी संलिप्तता भी जग जाहिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुद्रा कोष ऐसे देश को सहायता क्यों देता है जो आतंकवाद को प्रेशर देता है। पाकिस्तान की सैन्य नीति और आतंकवादी संगठनों के साथ उसका संबंध किसी से छिपा नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से हटाए जाने के बावजूद पाकिस्तान की गतिविधियों में कोई ठोस सुधार नहीं दिखता है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मध्य एशिया के समीकरण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और जिससे
आर्थिक रूप से जिंदा रखना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा कोष का नीति निर्माण अभी भी अमेरिका यूरोपीय देश के नियंत्रण में है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे विकासशील देशों की आवाज अपेक्षाकृत कमजोर रहती है। मुद्रा कोष मानता है कि पाकिस्तान को सहायता न देने से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और प्रवासन का संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत मुद्रा कोष और विश्व बैंक का एक सक्रिय भागीदार है, न कि कोई आश्रित देश। भारत अब तक मुद्रा कोष को $5 अरब से अधिक की सहायता दे चुका है। वैश्विक दक्षिण की प्रखर आवाज है। भारत की वैश्विक कूटनीति स्पष्ट और उद्देश्य परक रही है। और विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। जुलाई 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और आप देखिए, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स में भूमिका हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की आवाज उठाना हो, भारत की नीतियां समावेशी, न्यायोचित और विवेकशील रही हैं। भारत मुद्रा कोष में अपनी भूमिका को अब केवल योगदानकर्ता के रूप में नहीं, नीति निर्धारक के रूप में भी देख रहा है। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। अब तो इसमें आप देखते हैं कि 21 मेंबर हो चुके हैं। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन इसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें तो आप देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान को मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता पर आलोचना इसलिए भी होती है क्योंकि यही संस्था भारत जैसे देश से कठोर आर्थिक अनुशासन की अपेक्षा रखती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 1991 में भारत को मुद्रा कोष सहायता तभी मिली थी जब इसने अपने सोने के भंडार को गिरवी रखा था। इसके अलावा भारत को व्यापक आर्थिक सुधार, निजीकरण, राजकोषीय अनुशासन लागू करना पड़ा था। दूसरी ओर पाकिस्तान को 2023 में बिना किसी कड़ी शर्त की सहायता मिली थी, जबकि यह देश उस समय FATF की सूची में जाने के कगार पर था। यह दोहरा मानदंड मुद्रा कोष की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। कहते हैं कि पश्चिम और अमेरिका की मदद के कारण यह हो पाता है, उसे आसानी से मिल पाता है। और भारत अब केवल मुद्रा कोष का ग्राहक नहीं बल्कि उसका नीति निर्धारक बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में भारत की यही मांग है कि अब सभी वैश्विक संस्थान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को सहायता देने से पहले वैश्विक सुरक्षा, पारदर्शिता, मानवाधिकारों की कसौटी पर उन्हें परखा जाए। मुद्रा कोष को अब यह समझना होगा कि 21वीं सदी में आर्थिक सहायता केवल ऋण नहीं बल्कि उत्तरदायित्व, रणनीति और वैश्विक स्थिरता का उपकरण बने। भारत दृढ़ता से तथ्यों के साथ और एक जिम्मेदार शक्ति की तरह इसी वैश्विक संतुलन की वकालत करता है। बहरहाल मुद्रा कोष को अब यह तय करना होगा कि क्या वह वाकई वैश्विक स्थिरता के लिए काम करता या केवल कुछ राष्ट्रों की रणनीतिक आवश्यकताओं का उपकरण भर बनकर रह गया है। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं, इसमें उस समय नहीं देना चाहिए था। कई आप देखते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक कर लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो जानकार है, उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान उस समय आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ उपयोग कर सकता था उस रुपये का, इसीलिए भारत विरोध भी कर रहा था। लेकिन कहाँ भारत की बात सुनी गई। और खासकर देखिए, हमारे जो मित्र देश हैं उन्होंने भी तो विरोध नहीं किया कि ये नहीं देना चाहिए। धारणा से परे यह जीवन निरंतर गतिशीलता का नाम है। हर नया दिन, हर बीतता हुआ क्षण अपने साथ एक नया अनुभव, एक नई सीख लेकर आता है। समय के साथ जब हम जीवन को गहराई से देखने लगते हैं तब हमें यह समझ आने लगता है कि जिन बातों को हम एकदम सही मानते हैं और जिन धारणाओं को हम अपनी सच्चाई बना लेते हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। कई बार वही धारणाएं हमें बांधने लगती हैं, भ्रमित करती हैं। वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम शांत मन से स्थिर होकर जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी विचार को पकड़े हुए केवल एक सजग साक्षी की तरह हर घटना, हर परिस्थिति को देखते हैं, तब जीवन हमें अपनी गहराई से सिखाता है। यह संसार, समय, जीवन सब हमारे शिक्षकों के समान है और हर बीता पल, छोटी बड़ी घटना हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। बशर्ते हम उसे समझने की कला विकसित करें। एक महत्वपूर्ण बात जो समय हमें सिखाता है वह यह है कि किसी भी एक विचार में, एक सोच में या फिर एक भावना में खुद को बांध लेना सही नहीं होता है। जीवन बहाव का नाम है, परिवर्तन का नाम है।
जो सोच आज हमें उचित लगती है, संभव है कि कल वही सोच हमें सीमित महसूस कराए। इसलिए जरूरी है कि हम समय के प्रभाव को समझें और हर विचार को, हर परिस्थिति को समय के साथ धीरे धीरे सुलझने दें। यह भी आवश्यक है कि हम अपने मन और बुद्धि से निर्णय लें, हमारे लिए क्या उचित है, किन रास्तों पर हमें चलना है। यह निर्णय भी बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी मानसिक तनाव के एक शांत और स्थिर अवस्था में लिया जाए। जब मन शांत हो तभी हमें अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि ना तो किसी भावना में बह जाना है और ना ही किसी विचार में उलझ जाना है। हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए, खुद को उस विराट सोच के हवाले कर देना चाहिए जो समय के साथ हमारे भीतर प्रकट होती है। वही सोच हमें दिशा देती है, वही हमें परिपक्व बनाती है। जीवन को खुले मन और शांति चित्त से स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी और यही जीवन की कला है। और आप लोगों से मैं कहता रहता हूँ ना, जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध कर रहे हैं, तो बड़े न्यूट्रल होकर लिखा करिए, भावनाओं में मत बह जाया करिएगा और किसी तरह से एक पक्ष मत लिख दिया करिएगा, एक तरफा मत लिख दिया करिएगा। और जब आप देखते खराब समय चल रहा है तो धैर्य से अपनी मेहनत करते रहिए, धैर्य रखे रहिए। और मैं कहता हूं कि जब अशांत मन है, ज्यादा फैसले लेने की कोशिश मत करिए, समय पर कुछ टाल दिया करिएगा। ठीक है। यह भी सच है कि जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, सब कुछ चलायमान है। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बनती हैं फिर बदल जाती हैं। हम जिन चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं वह हमारे इस दुख का कारण बनती हैं। अगर हम इन्हें आने और जाने देना सीख लें तो शायद जीवन कहीं अधिक सहज, अधिक सुंदर हो जाए। बचपन में हमने जो बातें सीखी थी वे हमारे लिए समय विशेष पर उपयुक्त थी, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभव से गुजरते हैं, वैसे ही नई सच्चाइयां सामने आती हैं जो पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। उस समय अपने भीतर यह क्षमता पैदा करनी होती है कि हम नए विचारों के लिए खुले रहें और जहां आवश्यक हो वहां अपनी सोच को परिवर्तित करने में झिझकें ना। परिवर्तन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। एक व्यक्ति तभी जीवित है जब तक उसमें लचीलापन है। जैसे कि वह कठोर हो जाता है, टूटने लगता है, वैसे ही हमारी सोच भी अगर कठोर हो जाती है तो वह हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जरूरी है कि हम भीतर से कोमल और सजग बने रहें। जीवन में हम ठहरते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो संसार बदलता है, कठिनाइयां भी अक्सर अवसर बन जाती हैं, अकेलापन भी आत्म संपर्क का माध्यम बन जाता है। यह जानना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति का जीवन एक अलग राह पर है, इसलिए दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकना या किसी की सफलता को देखकर अपने जीवन को नकार देना स्वयं के साथ अन्याय है। और हर किसी की यात्रा का समय और दिशा भिन्न होती है। हमें अपने अनुभव से सीखते हुए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होता है। और जीवन की यह यात्रा जितनी बाहरी है उतनी ही भीतर की ओर भी है। अगर हम केवल बाहर की ओर भागते रहेंगे, उपलब्धियां, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो आखिर एक खालीपन का अनुभव होगा। पर अगर हम कुछ पल खुद के साथ बैठ सकें, अपने मन की थाह ले सकें, तो वही हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। शांति और आनंद बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर पहले से मौजूद हैं। आवश्यकता केवल उस स्थान तक पहुंचने की है जहां हम उन्हें महसूस कर सकें। और यह तभी संभव है जब हम जीवन को लेकर अति गंभीर ना हो और उसे सहजता से खुली वहां से स्वीकार कर सकें। जीवन हमें यही सिखाता है कि हम सब यात्री हैं, बदलते समय के, बदलती सोच के, बदलते अनुभव के। कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई अंतिम स्थिति नहीं है। हर क्षण एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अध्याय है। और अगर हम इसे खुली आंखों, खुले हृदय और शांत चित्त से देख सकें तो जीवन ही हमारा गुरु बन जाता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाती है टेलीग्राम पर। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। इस शौर्य और संसाधन, दुनिया भर में दिनों दिन सामरिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। हथियारों को अधिक मारक, कारगर और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाने की होड़ तेज हो रही है, इसलिए हथियारों का बाजार लगातार विस्तृत हो रहा है। बहुत सारे देश प्रतिरक्षा व्यय में बढ़ोतरी करते देखे जाते हैं। अब आमने सामने की युद्ध का दौर लगभग समाप्त हो गया। हवाई और लक्षित हमले से दुश्मन को पराजित करने की कोशिश की जाती है। फिर अब कोई भी युद्ध केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया, इसमें बहुध्रुवीय रणनीति अपनाई जाने लगी है। ऐसे में भारत युद्ध की स्थितियों से निपट पाने में कितना सक्षम है, इसका आकलन स्वाभाविक है। पिछले दिनों पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए, तो उसके नतीजों को केवल दुश्मन देश के मुकाबले अपने सौर प्रदर्शन तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा है। उसमें देश की सेना ने अपनी तैयारियां, कमियां और तकनीकी क्षमता का भी आकलन करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा, युद्ध का मैदान अब कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, LLM
और क्वांटम तकनीक से संचालित हो रहा है। हमें अपनी नीति, संगठनात्मक संस्कृति और मानव संसाधन को नए ढांचे में ढालना होगा। हालांकि पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। वायुसेना को अत्याधुनिक बम वर्षक विमानों और उन्नत संचार प्रणाली युक्त ध्वनि से कई गुना तेज गति की मिसाइलें आदि से सुसज्जित किया गया है। रक्षा अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है। स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय बम वर्षक विमान और पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। इसके बावजूद भारतीय सेना दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों के सामने खुद को पूरी तरह सक्षम नहीं महसूस कर पाती हैं। कुछ दिनों पहले वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि सेना से संबंधित परियोजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पाती हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत जल्द ही दुनिया के प्रमुख आयुध सामग्री आपूर्तिकर्ता देशों की कतार में शामिल होगा। अब बहुत सारे उपकरण और साजो सामान स्वदेशी तकनीक से देश के भीतर ही तैयार लिए जाते हैं और हथियार के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। मगर जब वायुसेना प्रमुख और रक्षा अध्यक्ष संगठनात्मक ढांचे और रक्षा उपकरणों के मामले में बदलाव की बात कर रहे हैं तो निसंदेह इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत बेशक कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, हमेशा शांति सौहार्द की नीति का हमायती रहा है, मगर पाकिस्तान चीन की तरफ से उसे लगातार जिस तरह की चुनौतियां मिलती रहती है उसमें वह अपने पारंपरिक हथियारों के जखीरे पर भरोसा करके नहीं चल सकता। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन के पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाने से कड़ी चुनौती महसूस की गई और इससे भारतीय सेना के लिए नए ढंग से रणनीतिक तैयारियों की जरूरत रेखांकित हुई। निस्संदेह भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का लक्ष्य भेदन किया, इससे पूरी दुनिया ने माना कि भारत अत्याधुनिक सामरिक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। फिर भी बड़ी चुनौती चीन के साथ है, जो उन्नत हथियारों के मामले में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि बड़े हथियार उत्पादक देशों से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार सेना अधिकारियों के बयानों को गंभीरता से लेगी। संवेदनहीनता की हद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी, फिर उसके इलाज में लापरवाही पूरी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली है। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की हमारे देश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं हो रही, ये चिंताजनक है और इससे हमारी छवि भी बेकार बनती है। और आप सोचिए, हम लोग तो बच्चियों को माता का रूप देते हैं, देवी के स्वरूप में पूछते हैं, और आप देखते हैं कि क्या देवी, हम लोग जो दिखावा करते हैं वो खुश रहती होंगी ऊपर वाली देवी, जब हम लोग नीचे की माता को नहीं, नीचे की देवी को नहीं पूछ पा रहे हैं। उसके साथ इस तरह की समाज में घटनाएं हो रही हैं, भारत माता खुश रहती होंगी। इस सब पर हमें ध्यान देना होगा। बलात्कार, बर्बरता झेलने के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रही मासूम ने रविवार को घटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने मानवीय संवेदना को झकझोर दिया। राज्य में कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार, आप देखिए, कुर्सी चिपके हुए हैं। वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें कुछ दिखाई ही बंद हो गया। और वो भी आजकल आप देखते हैं किस तरह की बातें करते हैं, आप देखते हैं कि लोग शर्म जाए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर के उनके गांव में इस मासूम लड़की को दरिंदगी का शिकार बनाया गया था। आरोपी न केवल उसके बलात्कार किया, बल्कि धारदार हथियार से हमला कर उसे मारने की भी कोशिश की। पीड़िता की बीते शनिवार को गंभीर हालत में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध न होने का हवाला देकर जिंदगी और मौत से जुड़ती उसकी बेटी को कई घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया। मामले की तूल पकड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना वास्तव में अस्पताल प्रशासन के साथ साथ समूचे सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करती है। सवाल है कि बच्ची जिस हालत में थी उसके लिए इतने बड़े अस्पताल में क्या तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्या अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची की स्थिति को गंभीरता से लेने में इसलिए लापरवाही बरती कि वह कमजोर गरीब तबके से थी? अब बल तो कानून व्यवस्था उस बच्ची को एक सुरक्षित जीवन देने में नाकाम रही। फिर जब उसके साथ बर्बरता हुई तो समय पर इलाज उपलब्ध कराने के मामले में भी उसकी तरासद उपेक्षा की गई। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच यह घटना एक झलक भरी है। और आप देखिए, वहां अपराधियों का दुस्साहस क्यों बढ़ रहा है, उसकी मार समाज के कमजोर वर्गों को क्यों झेलनी पड़ती है। सवाल है कि इलाज में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्यों होने दिया गया? उसकी जवाबदेही तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में मौजूदा सरकार सुशासन की दुहाई देती नहीं थकती, लेकिन आप देखिए हकीकत इसके उलट दिख रही है। एक बात और आपको यहां बता दूं, देखिए बिहार में आप देखिए नेताओं जो कहते हैं ना कि हम बिहार को बदल लेंगे, बिहार को बदलने आए हुए हैं, हर किसी ने आप देखते हैं कि राजनीति में भागीदारी की और सरकार में रहा है। उनकी स्थिति, उनके परिवार की, उनके बच्चों की स्थिति बदल गई, लेकिन जनता की बेहाल स्थिति अभी भी है। कांग्रेस का समय हो चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी कांग्रेस वही रही है, नीतीश कुमार रहे, नीतीश बीजेपी रहे, या देखिए चिराग पासवान के पिता भी रहे, जो मुकेश सहनी है वो भी राजनीति में वहां शामिल रहे। हर किसी ने मलाई खाई। और आप सोचिए, लेकिन जनता की हालत वहां पुराने हालत जैसी। पहले भी लोग पलायन करते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे, अभी भी जा रहे हैं।
अभी भी आप देखते हैं कि बाढ़ की समस्या है, दुनिया भर की समस्याएं बनी हुई हैं। तो मैं कहता हूं ना कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके नेता बहुत बहुत बड़ी बातें करेंगे और वो बदल देंगे कुछ, कुछ नहीं होने वाला है। अपनी अपनी जाति के नेता बने फिरते, लेकिन उनकी जाति में देखिए क्या हालत है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके माला माल हो गए आपके नेता। तो ये सब चलता रहता है, नेताओं पर ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत लीजिए यार। तंबाकू हर साल ले रहा है, ये आप देखेंगे कि 80 लाख लोगों की जान। और 31 मई को क्या मनाया गया, विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया ना, WHO निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी इसकी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो WHO के मुताबिक तंबाकू की वजह से हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताते हुए कहा कि तंबाकू के आकर्षक स्वादों के कारण इसका सेवन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये आंकड़े जरूर आप लोग लिख दिया करिएगा, इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं। WHO की माने तो 50 से अधिक देशों ने खास स्वाद वाली तंबाकू पर प्रतिबंध लगा रखा है। 40 से अधिक देशों ने ई सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। 5 देशों ने विशेष रूप से डिस्पोजेबल पर प्रतिबंध लगा रखा है। 7 देशों ने एक खास तरह की ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया। WHO के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले दुनिया के 1.3 अरब लोग तंबाकू के उपयोगकर्ताओं में से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। 2020 में दुनिया की 22.3% आबादी ने तंबाकू का उपयोग किया, जिसमें 36.7% पुरुष हैं और 7.8% महिलाएं हैं। महिलाएं भी खूब कर रही हैं। KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत बताते हैं कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग अपने हानिकारक उत्पादों को आकर्षक बनाने के लिए अन्य तत्वों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी समस्या तंबाकू, युवाओं में तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के प्रति आकर्षण है। उद्योग इन उत्पादों को आकर्षक बनाने और स्वाद महक को बेहतर बनाने के लिए हम बाहरी तत्वों को मिलाते हैं, जिससे आप देखिए युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और इस आप देखते हैं इसी से वे तंबाकू के आदी हो जाते हैं और इसके साथ ही तंबाकू के बाजार को बढ़ावा भी मिलता है। और दैनिक सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। तंबाकू व धूमपान छोड़ने के फायदे डॉक्टर सूर्यकांत बताते हैं कि धूमपान छोड़ने के 8 घंटे के बाद शरीर में मौजूदा निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर आधा हो जाता है। इससे रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह सामान्य हो जाता है। निकोटीन धूमपान की लत के लिए जिम्मेदार है। इसमें इसके कम होते ही शरीर में हल्कापन महसूस होता है। धूमपान छोड़ने के 24 घंटे के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह शरीर से बाहर निकल जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। हृदयाघात या स्ट्रोक का खतरा घटने लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक धूमपान छोड़ने के 48 घंटे के बाद निकोटीन शरीर से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इससे भोजन का स्वाद बेहतर महसूस होता है और सुधरने की शक्ति भी धीरे धीरे तेज होती है। धूमपान छोड़ने से कि 1 महीने बाद चेहरे की रंगत में स्पष्ट सुधार दिखने लगता है। त्वचा का पूरा भूरा पीलापन धूमपान से उत्पन्न झुर्रियां कम होने लगती हैं। खांसी और कफ धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं धूमपान छोड़ने के 3 से 9 महीने बाद व्यक्ति की खांसी और घबराहट आप देखते हैं, सांस लेने में तकलीफ में उल्लेखनीय सुधार होता है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। धूमपान छोड़ने के 5 साल बाद हृदयाघात का खतरा कम हो जाता है। धूमपान छोड़ने के 10 वर्ष बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा आधा और मुंह, गला, ग्रास नली, मूत्राशय और अग्नाशय के कैंसर के जोखिम भी उल्लेखनीय रूप से घट जाता है। चलिए बाकी आप लोग बताइए। आज का संपादकीय पाठ है, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।